नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करने वाले हैं देश के ताज जम्मू कश्मीर की, उस कश्मीर की जिसके बारे में एक साल पहले तक लगभग हर रोज हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज चैनल पर कुछ ना कुछ चर्चा हुआ करती थी। लेकिन अब बिल्कुल चुप्पी है, खामोशी है, कोई चर्चा नहीं हो रही कश्मीर की, उस कश्मीर की जहां से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया पिछले साल 5 अगस्त को, और कहा गया कि देखिए एक नए सवेरे का आगाज होने वाला है जम्मू कश्मीर में। आतंकवाद खत्म हो जाएगा और काफी हद तक आतंकवाद पर नकेल कस ली गई है। लेकिन साथ ही साथ कहा गया कि सालों से भ्रष्टाचार वहां पर व्याप्त है, वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है, युवाओं को मौके नहीं मिल पा रहे हैं, रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं। इन सब के लिए दरवाजा खुल जाएगा। अब 370 हट गया है। 31 अक्टूबर को पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी का भी दर्जा दे दिया गया जम्मू कश्मीर को। लेकिन पिछले एक साल में दर्शकों कोई भी खबर क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। आप, मैं, हम सब पिछले 5-5.5 महीने से लॉकडाउन में हैं। खुल भी गया है लेकिन हम एहतियात बरत रहे हैं, घर में रहना पसंद करते हैं। यह लॉकडाउन दरअसल जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से ही जारी है। यहां पर जो लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में जो लॉकडाउन हुआ, उससे 8 महीने पहले 370 हटने के बाद भी वहां पर घरबंदी में ही लोग मौजूद थे। लेकिन जब बदलाव होता है, बदलाव में थोड़ा कष्ट भी सहना पड़ता है, थोड़ी मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन वो मुश्किलें क्या खत्म हो गई हैं? क्या नए सवेरे का आगाज हो गया है? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आज एक बड़ी घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। 1350 करोड़ के इस पैकेज की घोषणा की गई है कि जम्मू में विकास की जो गति जो रुक गई है, उसको और ईंधन दिया जाए। साथ ही साथ 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि आपने ब्याज पर पैसा लिया हुआ है, आप कारोबारी हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कोई टूरिज्म ऑपरेटर हैं, आपने 7%, 8%, 10% पर लोन लिया हुआ है, 5% ब्याज सीधे सीधे माफ। इसके अलावा बिजली और पानी के बिल 50% कम, कटौती कर दी गई है, सीधे सीधे यह रियायत दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के लिए इसके मायने क्या हैं? जम्मू कश्मीर से खबरें यह भी आ रही थी कि लॉकडाउन के चलते ही, और यह मेरा आंकड़ा नहीं है, कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहता है, दावा करता है, और यह 1.5 महीने पहले का दावा मैं बता रहा हूं, जो फिगर बता रहा हूं, 40,000 करोड़ का वहां नुकसान हो चुका है। तो क्या 1,350 करोड़ से इसकी भरपाई हो जाएगी? क्या कश्मीर सही मायने में दुनिया की जन्नत कहा जाता है, वो जन्नत में तब्दील होगा क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक 1350 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज हम सब ने मिलकर के मंजूर किया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उसके अलावा 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो 1,350 करोड़ का पैकेज दिया गया है। अब कश्मीर सरपट दौड़ेगा क्या विकास की राह पर? वो कश्मीर जहां पर सिर्फ आर्थिक गतिविधियां ही बंद नहीं है, कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रही है। 5 अगस्त 2019 से पहले और उसके बाद लगभग 7,000 लोगों को जेल में भी डाल दिया गया था।
राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां भी नहीं और सामाजिक गतिविधियां भी नहीं। लेकिन यहां पर यह बड़ा लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, हम कोरोना काल से भी गुजर रहे हैं, एक मुश्किल वक्त से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं और आतंक को मात दे देगा सरकार का कश्मीर पैकेज। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा। कांग्रेस ने कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं दिया है। कश्मीर को लेकर राजनीति होने लगती है, नफे नुकसान के आकलन में वो इस अहम चर्चा में किसी प्रवक्ता को नहीं भेज रही है। मेरे साथ सुशील पंडित, प्राउड कश्मीरी, रूट्स इन कश्मीर चलाते हैं, वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नजीर अहमद लावे राज्यसभा सांसद हैं, इरफान हफीज लोन राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कश्मीरियों की आवाज बुलंद करते हैं। हसनैन मसूदी साहब लोकसभा सांसद हैं अनंतनाग से और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जस्टिस भी रह चुके हैं। और एक और प्राउड कश्मीरी, कम लोग शायद जानते होंगे, मेरे दर्शक वाकिफ हैं आप, न्यूज विद अ जे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेंद्र तनेजा, कश्मीर के अब अच्छे दिन आएंगे। 5 अगस्त 2019 को भी यही वादा था, आज हम सितंबर में बैठे हैं 2020 में। नहीं देखिए, अच्छे दिन ये सब आप मीडिया में अपने हिसाब से कहिए, जो कहना है, मुझे कोई उससे परेशानी नहीं। कश्मीर में सबसे बड़ा हमारा प्रयास ये है कि जो आर्थिक रूप से हिसाब से कश्मीर को और आगे कैसे ले जाया जाए। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज टोटल 80,000 करोड़ का है और ये जो आज घोषणा करी है ये उसके अलावा है कि जिस हिसाब से कुछ लोगों को परेशानियां हो रही थी जब से कोरोना वायरस आया है, कुछ हमारे व्यवसायी लोग हैं उनको परेशानी हो रही थी, ये कुल मिलाकर के उसको टारगेट किया गया है जिससे कि उनको थोड़ी राहत मिल सके जो को रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। छोटा सा इंटरजेक्शन कर रहा हूं नरेंद्र तनेजा, क्योंकि आपने 80,000 करोड़ का जिक्र कर दिया जो 2015 में घोषणा की गई थी। वो 80,000 करोड़ में से आज तक सिर्फ 37% फंड्स इस्तेमाल हो पाए हैं। लगभग 30,000 करोड़ 63 प्रोजेक्ट्स थे, 63 में से सिर्फ 17 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए हैं, बाकी 46 प्रोजेक्ट ऐसे ही अधर में लटके हुए हैं। मैं बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट आपने उठाया संदीप जी, बिल्कुल आपकी खबर जो है दुरुस्त है। थोड़ा मैं इसको ठीक करूं, 42%, 42%। हाँ, अब थोड़ा बढ़ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो उसकी मुख्य वजह यह है कि कहीं पे या तो वहां पे मिलिटेंसी की वजह से या कुछ अप्रूवल्स वगैरह की वजह से पैसा पड़ा हुआ है, तैयार है, काम उन पे हो रहा है। कहीं विलंब जो हो रहा है उसके कारण जो है वो अन्य है। लेकिन जहां तक सरकार की मंशा है, इंटेंट है और किलर इंस्टिंक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें पूरा वो है। 2015 से 2018 आपकी सरकार थी और अभी केंद्र शासित प्रदेश है, प्रेसिडेंट्स रूल है वहां पर, तो पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहे फंड्स? संदीप नहीं, पैसा, बात ये नहीं है कि भाई पैसा जाकर के हम पब्लिक, आपका और मेरा पैसा है, हर टैक्स पेयर्स का पैसा है। बिल्कुल। तो जो बात ये नहीं है कि पैसा स्पेंड कर दो, बात ये है कि जिस लिए हम वहां गए हैं उस पर पैसा स्पेंड करो। भारतीय जनता पार्टी वो काम नहीं करती जो पहले हुआ करते थे। ईमानदारी से एक एक पैसे को गिन के उसका प्रयोग हो जाता है। जो डेटा आप कोट कर रहे हैं वो सीएजी ने भी उसकी बात करी है, तो वो हमारा ही डेटा है, सरकार का ही डेटा है हमारा। लेकिन वहां आप ये जान रहे हैं कि वहां पे हमको विकास के साथ साथ वहां हमने IIM बनाना है या वहां पे जो है हमने एम्स बनाना है, उसके साथ साथ हमको लड़ाई वहां जिहादियों से भी करनी पड़ रही है, उसके बाद पाकिस्तानी एजेंटों से भी करनी पड़ रही है, वहाबियों से भी करनी पड़ रही है, वो सब भी साथ साथ चल रहा है। तो कई रुकावटें ऐसी आ जाती हैं जो जिसको लेकर के थोड़ा परेशानी होती है, तो इसलिए वो विलंब है, सिर्फ वो विलंब है। गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कि वो नहीं इंप्लीमेंट होगा, प्रश्न ही नहीं उठता। जो वादा किया गया करा जाएगा। और इसी वजह से अगर जब से ये 2015 का आप डेटा उठाइए, 2016 का GDP डेटा उठाइए कश्मीर का, 2017 का GDP डेटा उठाइए, तो ये सब उसी का नतीजा है कि आप देखते हैं कि जो GDP डेटा है वो मेरा मूल सवाल ये है नरेंद्र तनेजा, देखिए 2019 में आपने कहा मीडिया ने ये गढ़ दिए, देखिए ये कहा गया था कि देखिए अब दरअसल सही विकास होगा जम्मू कश्मीर का। 1 साल से जम्मू कश्मीर में मैं कहूं ना कोई राजनीतिक गतिविधि, ना कोई आर्थिक गतिविधि और ना कोई सामाजिक गतिविधि, वहां सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है। मैं ओवर एग्जैजरेट करके तो नहीं बता रहा हूं। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। नहीं, सामाजिक गतिविधि को लेकर के आपका वक्त 100% सही नहीं है। वहां पे सामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं,
भाई सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उससे पहले और प्रतिबंध वहां लगे हुए थे, लेकिन काफी हद तक उनको जो हटाया जा चुका है। आर्थिक गतिविधियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे जो काम चल रहा है। गति कई जगह स्लो हो सकती है कई कारणों से, लेकिन उन सब पे काम चल रहा है। आपने पॉलिटिकल उसका कहा, तमाम नेताओं को जो पहले लिया गया था कई कारणों से वो रिहा करे जा चुके हैं। वो अपना पॉलिटिकल मीटिंग्स भी उनकी पार्टीज की हो रही हैं, सब कुछ वहां पे बरकरार हो रहा है। और गवर्नमेंट सरकार ने भी जो वहां गवर्नर है एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही पढ़े लिखे IIT से के पढ़े हुए जो हैं उनको राजनीति को वहां भेजा है, जो प्रोजेक्ट को भी समझते हैं, इकोनॉमी को भी समझते हैं और राजनीति को भी समझते हैं। कुल मिलाकर ये दिखाता है एक साल में 3 बार तो आपने उपराज्यपाल बदल दिए, पहले सत्यपाल मलिक, फिर मुर्मू साहब, अब मनोज सिन्हा। नहीं, उसमें ऐसा है कि मुर्मू साहब तो आपको पता है यहाँ जिम्मेदारी दूसरे पे यहाँ आ गए, है ना। और दूसरी बात यह है कि भाई ये अब ये सब सजेस्ट किया जाता था कि भाई कोई पॉलिटिशियन वहां पे जाना चाहिए, हैवी वेट पॉलिटिशियन को आप भेजिए, लेकिन साथ में वो पॉलिटिशियन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी समझ सके ठीक तरीके से। ऐसी जनता की भी वहां से आवाज थी। वैसे ही सरकार ने किया है, तमाम लोग वहां के पॉलिटिकल वक्तव्य भी दे रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के तमाम जगह इंटरव्यू भी आ रहे हैं। कितने दिन वो जेल में रहे? तो कितने महीने रहे उमर अब्दुल्ला? कितने महीने रहे? राजनीतिक आवाज तो वहां कोई राजनीतिक आवाज तो है ही नहीं, राजनीतिक विमर्श हो रहा है क्या? एक दिन भी संदीप जी, एक दिन भी जेल में नहीं, एक दिन अच्छा, नजरबंदी में थे, अब शब्द बदल देते हैं, घर से बाहर निकल सकते थे क्या? नहीं, देखिए उनके, हाँ आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए जो राष्ट्र हित में होता है, जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसको लेकर के पूरे एक देश है पाकिस्तान पूरी दुनिया में चक्कर लगाना शुरू कर दिया, और उनके वहां जमीन पे एजेंट बैठे हुए हैं, ऐसे सेपरेटिस्ट वहां पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वहां पे जो है कोई सेपरेटिस्ट हैं? उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती किसी ने नहीं कहा, महबूबा मुफ्ती, ये आपका वक्तव्य है। नहीं तो नहीं कहा, वो नजरबंदी में थे ना, नजरबंदी में मतलब वो देशद्रोही थे, वो भड़का रहे थे लोगों को। नहीं, देखिए अगर किसी को नजरबंदी किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देशद्रोही हो गया। अगर कोई भड़का रहा है तो वो देशद्रोही हो गया, ऐसा तो हमने नहीं कभी कहा। और ये सेपरेटिज्म ये भी उनके लिए नहीं प्रयोग करा गया। नहीं, मैं आपके बहुत से नेताओं के बयान बता सकता हूं, और क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, आपको पता है मैं अगला सवाल यही पूछूंगा कि फारूक अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में क्या कर रहे थे, उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री थे, महबूबा मुफ्ती के साथ 2.5 साल से ज्यादा आपने सरकार चलाई, आज वो देशद्रोही हो गए तो नजरबंदी में रखे जाएंगे। मैं आपको जवाब इसका संदीप जी देता हूं। देखिए जब तक पार्टी राजनीतिक रूप से राजनीतिक प्रवक्ता की तरफ से ऐसा बयान नहीं आता है जो पार्टी का वक्तव्य है, अब कोई इंडिविजुअल मेंबर, हमारे 17-18 करोड़ मेंबर हैं, कोई बोल रहा है आप उनको अहमियत देते होंगे, हम नहीं देते। हमारा यह क्या, हमने पार्टी के रूप से ऐसा कभी नहीं कहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है देशद्रोही है, किसी के लिए देशद्रोही बहुत गंभीर शब्द है, इसका प्रयोग करने से पहले 100 दफे हर एक को सोचना चाहिए। कम से कम मैं तो संजय सिंह भी देशद्रोही हो गए ना, देशद्रोह का मुकदमा वो कल गिरफ्तारी देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेडिशन का मतलब देशद्रोही होता है ना, राज्यसभा सांसद पर लगा दिया। 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। हाँ। ये आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये पुराना अंग्रेजों के जमाने का जो सेडिशन का लॉ है, जो अगर कहीं पे किसी कारण से लगा है लेकिन उसको तुरंत उसका अर्थ देशद्रोही निकाला जा सकता है अगर आप चाहें तो। मैं चाहता हूं उस पर बहस होनी चाहिए और उस पर विचार संसद में होना चाहिए। मैं इस बात को लेकर आपका समर्थन, लेकिन देशद्रोही बहुत ही गंभीर शब्द है। इस ऑनेस्ट बयान का खैर मकदम करता हूं। अब नजीर अहमद लेवे, मुझे ये बताइए क्या कश्मीर में अच्छे दिन आने वाले हैं? 1350 करोड़ का पैकेज दिया गया है। कश्मीर के हालात अब सुधरते दिख रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, 370 हटे हुए। देखिए ये तो बड़ी बदकिस्मती है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि जो ये पैकेज है, इससे क्या होगा, ये मुझे लगता है ज़ख्मों पर नमक छेड़ने के बराबर है। क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, फिर स्टेट बना दी। हेलो, आप अपनी बात जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। जी। तो उसके बाद जब मुल्क के बाद स्टेट बनी तो उसके बाद अब यूटी बना दिया गया, और अब सुकड़ने के बाद उसको जम्मू और कश्मीर बना दिया गया। हमारे जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। वहाँ इकोनॉमिकली लोग पुअर हैं, गरीब हैं। दूसरा सिस्टम हमें ये है कि वहाँ डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, वो डिफरेंट एजेंसीज़ मुख्तलिफ काम करते हैं। और ये इकोनॉमिक पैकेज जो है ये सिविलियन के लिए है। वहाँ एक बड़ी समस्या पिछले 30 साल से है कि
कश्मीरी पंडित को कब कश्मीर लाएं तो कब वो उनको वापस लाएं, वो भी एक बड़ा इशू है हमारे सामने। जब भी कभी हम बात करते हैं तो हमें पहले पूछा जाता है कि कश्मीरी कम्युनिटी, जो कश्मीरी पंडित या उसमें मुस्लिम भी जुबे हैं जो आउट ऑफ मतलब जम्मू कश्मीर हैं, उनको कैसे कश्मीर वापस लाया जाए। तो बहस उस पर छेड़ा जाता है 30 साल से, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं किया जा रहा है। और दूसरा सिस्टम कि एक जो भी आता है वो तो हमें पैकेज देता है, कभी 80,000 करोड़, कभी 1300 करोड़। 1300 करोड़ क्या करेंगे जम्मू कश्मीर में, इतनी बड़ी स्टेट में। जहाँ मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो यहाँ एक बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनती है वो 20,000 करोड़ की बनती है। कहीं हॉस्पिटल बनाना होता है तो 40,000 करोड़ बनता है। ये शर्म की बात है कि हम चाहते हैं कि जो ट्रेडर्स चैम्बर ने जो रिपोर्ट दिया, तो 50,000 से ज़्यादा जो नुकसान हुआ यहाँ वहाँ के ग्रोवर्स का, वहाँ के फ्रूट इंडस्ट्रीज़ का, वहाँ के लोगों का, और कोई डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड नहीं है। मैं एक सांसद होने के नाते मैं पिछले 1 साल से ऑन ग्राउंड कश्मीर में बैठा हूँ। जो लोग बंद पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, और बार बार मैं कहता रहा कि इनको छोड़ दीजिए, ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटी होने से, जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है किसी स्टेट में, हमारे मुल्क में, तो उससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल लेवल जो है वो बढ़ जाती है। जब हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ही नहीं करेंगे, कश्मीरी को बंद जेल में रखा है। साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा जी है, उमर साहब हैं, फारूक साहब हैं, और बहुत अच्छे लोग भी जो आउट ऑफ स्टेट जो बंद है, जो कश्मीरियों को मजहबी लीडर भी हैं और सियासी लीडर भी है, उनका नाम कोई नहीं होता है। वो वही तो भ्रष्टाचार फैला रहे थे। यही लोग तो नजीर अहमद साहब, यही लोग तो कश्मीर का विकास नहीं होने दे रहे थे। अब इनको रोककर पंचायत लेवल तक अगर राजनीति की जा रही है, फंड्स वहां बांटे जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? जोधपुर में है और आउट ऑफ स्टेट है। और जब हम वापस जाते हैं तो हमें लोग वहां से पूछते हैं कि अरे भाई आप क्या करते हैं दिल्ली में, आप दिल्ली में बैठ के आप करते क्या है? आप तो उनको बात नहीं करते हैं। मैं बार बार जहां भी कभी मौका मिलता है तो हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ चलाना है और जम्मू कश्मीर के लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। आए दिन आपको लगता है कि हमारे बच्चे मिलिटेंसी में जा रहे हैं और एनकाउंटर हो रहे हैं। मिलिटेंसी तो कम हो रही है ना। एक मिनट, हसनैन मसूदी साहब को लाइए स्क्रीन पर। हसनैन मसूदी साहब, कश्मीर को क्या हासिल हुआ है, मैं पहले आपसे यह जानना चाहूंगा। आप जस्टिस भी रहे हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। 1 साल में जब से 370 हटा है, कश्मीर के हालात और बेहतर हुए हैं क्या, या जस के तस हैं? पर हमें यह ध्यान रखना होगा, हम कोरोना काल से भी गुजर रहे हैं। जस्टिस मसूदी, नहीं आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि हालात बेहतर होंगे? हमने पहले ही अपने अंदेशे जाहिर किए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे एडवेंचर के लिए ना जाइए, क्योंकि कश्मीर एक पटरी पर जा रहा है, अच्छे ट्रैक पर जा रहा है, यात्री आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इसको अनसेटल ना कीजिए। तो आप अनसेटल जब करते हैं कश्मीर को, तो आप कैसे ये अपेक्षा करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब ठीक कोई व्यवस्था को तोड़ने में, नई व्यवस्था को बनाने में वक्त लगता है? मसूदी साहब, ये बात मानेंगे आप? जनाब 500,000 हमारे 5 लाख टूरिस्ट साल में आते थे विदेश बाहर के मुल्कों से और अपने देश से। तो ये आप सकड़ कर हो गया 500 तक या 5,000 तक। अब ये देखिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी भी है, लेकिन टूरिस्ट नहीं है। नहीं, टूरिस्ट तो मसूरी, शिमला, नैनीताल कहीं भी नहीं जा रहा है ना अभी। और आप 50 लाख बता रहे हैं, बल्कि 2018 में 87 लाख टूरिस्ट आए थे, फॉरेन और इंडियन। फिर वो 56 लाख घटा, इस बार 5,000 भी नहीं गए। नहीं, मैं पिछले अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ। दरअसल संदीप जी, हमें जाना चाहिए मसले की तह तक। ऐसे होगा नहीं जब तक आप एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एड्रेस नहीं करेंगे। फकत एक डेवलपमेंट का नारा देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। देखिए, हमें भी चिंता है, जो पैसा वहां पर इस वक्त लग रहा है कोई 5 अरब के करीब एक महीने में लगता है, तो हम चाहते हैं कि ये पैसा विदेश के गरीबों का हक है। वहां पर हेल्थ केयर नहीं है, वहां पर पीने का पानी नहीं है। अब देखिए किस पर हमारा $1 बिलियन 1 साल का हम कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? हमने ये इसलिए शुरू किया था कि पॉलिटिकल डिविडेंड्स कोई मिलेंगे, कहीं पर कोई इलेक्शन है कुछ, लेकिन ये सोचा नहीं कि देश का हित क्या है। देखिए जनाब, मुझे कहिए कि जो एश्योरेंसेस दी गई थी 5 अगस्त को, क्या एक भी पूरी हो गई? क्या जमीन पर अमन है? क्या मिलिटेंसी में कमी हुआ? किसने आपको कहा मिलिटेंसी में कमी आई है? आप बताइए आंकड़ा, सरकार के आंकड़े मेरे पास हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल, ये देखिए ना, ये एबनॉर्मल हालात के आंकड़े हैं। जब आपने कोई 10 लाख या 8 लाख के करीब फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस रखे हुए हैं, आपने 15,000 के करीब लोगों को
कलकत्ता, आगरा, अजमेर और बाकी जगहों पर अंबेडकर नगर बेचा हुआ है, तब आपका ये है कि हमारे जी इतना नुकसान हो रहा है। अभी देखिए इसी हफ्ते देखिए कितने एनकाउंटर हो गए, बटमालू एक, सोपोर में एक, किसी और जगह एक, कितना सामान पकड़ा गया, कितने लोग। और खुद जो सरबराह है पुलिस के वो कह रहे हैं इस साल हमने सैकड़ों ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको OGW कहा जाता है, वो उनको देखिए मेरे पास सरकार का आंकड़ा है। एक मिनट, नहीं हसनैन मसूदी साहब सुनिए। 2018 में जो युवा आतंकी बन रहे थे, मैं उनका आंकड़ा बताता हूं। 2019 में 119 पर, और 2020 3 मई तक का आंकड़ा बता रहा हूं, सिर्फ 35। और जो मारे गए हैं आतंकी 64, पिछले साल थे 152, उससे पिछले साल 215। इनका अपना ही आंकड़ा है कि 157। फिर से थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये अहम आंकड़ा हम, आप जारी रखिए अपनी बात। नहीं सर, इनके जो अपने आंकड़े हैं देखिए, वो 5 अगस्त के बाद जो एक ऑपरेटिव मशीनरी इन फोर्स है, इन प्लेस है, उसके बावजूद भी ये हालात है। अब देखिए इससे पहले का आप मुकाबला नहीं कर सकते 2019-20 के साथ, क्योंकि उस वक्त नहीं इतनी फौज थी, नहीं इतनी गिरफ्तारियां थी, नहीं इतने लोग जेल में थे। इस वक्त आप सैकड़ों मील दूर आपके नौजवान, जुवेनाइल्स, बच्चे, बुजुर्ग वो जेलों में है, कोई आगरा में है, कोई अंबाला में है, कोई अंबेडकर नगर में है, कोई लखनऊ में है। उसके बावजूद भी इतनी मिलिटेंसी क्या है। आप बॉर्डर पर जाइए, LOC और LAC देखिए दोनों, अब देखिए वहां पर क्या हालात है। वहां पर तो हजारों में अब हो गई है कि जो हमारा नंबर है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो वहां पर फशालिंग वगैरह होती है। जनाब ये अबनॉर्मल हालात का जो है मुकाबला नहीं, मैं हर तरह के आंकड़े बताता हूं, सरकार के आंकड़े बताए। जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताती है 1 जनवरी से 1 अगस्त इस साल 197 आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, उन्हें मार गिराया गया, जबकि 2019 में 159 आतंकियों को मारा था। तो उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि आतंकवाद और बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और जनाब संदीप जी, आप ये ध्यान में रखिए, ये एक ऑपरेटिव जो मशीनरी है उसके होते हुए जब आपके 15,000 के करीब या 4,000 का 10,000 के करीब लोग जेलों में बंद है, 19-18 में वो नहीं था, वो नहीं बंद थे। संदीप जी आप इतना मामला ठीक चल रहा था। एक मिनट, आप ये तय नहीं करेंगे नरेंद्र तनेजा, आप तय नहीं करेंगे किसको कितना वक्त देना है। माफी से मैं कह रहा हूं, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, मैं अभी सुन रहा हूं, आपको पूरा वक्त आगे भी दूंगा। हसनैन मसूदी साहब जारी रखिए। तो जनाब बाकी तजुर्बे हैं, ये तजुर्बे 53 से करते आ रहे हैं। अभी देखिए सुशील जी यहाँ पर हैं, उनको मालूम है, सबको मालूम है। ये देखिए ये तजुर्बे का कोई फायदा नहीं देंगे। हम मुल्क के साथ हैं, लेकिन मुल्क का पैसा बहाया जा रहा है। इट इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रेशियस रिसोर्सेज। ठीक है, सुशील पंडित, आपने सुशील पंडित का ही जिक्र किया। सुशील पंडित, वादा था एक नए सवेरे का, आगाज होगा नया सवेरा। नया सवेरा आ रहा है या सब कुछ ठप पड़ा है अभी कश्मीर में? हाँ साहब, क्यों नहीं। डॉक्टर वो एक अल्ताफ बुखारी हैं, वो नया सवेरा लेके आने वाले हैं। उनकी कार से किया था, उनकी कार से हथियार बरामद हुए थे। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है अभी पिछले कुछ महीने पहले। उनको आशीर्वाद मिला इस सरकार से कश्मीर में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का नया सवेरा लाने के लिए। और जिन अब्दुल्ला और मुफ्ती को पार्लियामेंट के फ्लोर से आरोपित किया गया था कि ये कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, ये वहां पर लाखों करोड़ रुपया जो इस देश ने खर्च किया है उसके बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। जिन्होंने कश्मीर से हिंदुओं के पलायन को अंजाम दिया, उसका आरोप स्वयं प्रधानमंत्री ने अब्दुल्ला पर लगाया है। आप उनके भाषणों को पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, गूगल कर लीजिए। आज उन्हीं लोगों के भरोसे कश्मीर में फिर लोकतंत्र बहाल होगा। आज ये लोग बताएंगे कि कश्मीर में हमको क्या करना है। मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां पर इस तरह बिजली पानी के दाम आधे कर दिए गए हों पूरे देश में। पूरा देश, इकोनॉमी सिर्फ कश्मीर की किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं आई है, पूरे देश की इकोनॉमी स्ट्रेस में आई है। पूरे देश के अंदर टूरिज्म ठप पड़ा है, पूरे देश के अंदर उत्पादन कम हुआ है।
तो ये कश्मीर का अलग से राग अलापना, इसके बारे में बार बार रोना और इसके लिए इधर उधर तोहमतें देना बंद करना पड़ेगा। सुशील पंडित, फेयर पॉइंट है और ये मैं लगातार कह रहा हूं। एक मिनट सुशील पंडित, जहां पर आप कोरोना संक्रमण की जो बात कर रहे हैं, सुशील पंडित होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड प्लीज। कोरोना काल, संकट काल में सारे देश में अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, वैलिड पॉइंट है। पर अगस्त 5, 2019 से 24 मार्च 2020 तक ये 8 महीने हो जाते हैं, उसमें क्या हासिल हुआ कश्मीर में, मैं वो पूछना चाह रहा हूं। वहां पर कौन सा नए सवेरे का आगाज होते देख रहे थे आप? मेरी उम्मीदें तो बहुत थी साहब। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि पिछले साल जो 5 अगस्त को साहसिक फैसले लिए गए, उसने पूरे देश में एक आशा का संचार किया, एक अपेक्षा जगाई, और उनमें मैं भी आगे था। लेकिन पिछले साल भर में जो उल्टे पांव बरेली को चले हैं ये लोग, 370 को पिछले दरवाजे से बहाल करने की कोशिश हुई है डोमिसाइल नोटिफिकेशन के द्वारा। वहां नई नई दीवारें खड़ी की हैं कि साहब आप 15 साल तक अगर कश्मीर में रहे हैं तभी वहां जाकर के रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो ये आप किनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? वहां पुराने डिस्क्रेडिटेड लीडर्स को आप रिसाइकल करके नई पार्टी बना के, नई गिरोहबंदी बना के, इधर से टूटकर उधर से बिखर कर वहां से निकाले गए लोगों का नया जमावड़ा बनाकर आप कौन सी नई आशा दिला रहे हैं लोगों को? तो ये दिक्कतें हैं कश्मीर में। मुझे लगता नहीं है कि इन्हें आगे क्या करना है ये सूझ भी रहा है। ये फिर उसी लीपापोती पे चले आए हैं। जिन लोगों को नजरबंद किया गया था उनके खिलाफ एक व्हाइट पेपर आना चाहिए था। इनके ऊपर संगीन आरोप लगाए थे, इसी सरकार ने लगाए थे कि इन्होंने यही कश्मीर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। इन पर तो मुकदमे चलने चाहिए थे। आज इनको बिना शर्त रिहा करके फिर इनसे उम्मीद जगाई जा रही है कि ये वही लोग, वही अब्दुल्ला, वही मुफ्ती, वही बुखारी कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करेंगे, कश्मीर में विकास लाएंगे, कश्मीर में नया सवेरा जगाएंगे। ये कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है देश को? ठीक है सिद्धार्थ, जरा भी मैं आर्थिक पहलू पर भी आना चाहूंगा। देखिए, आर्थिक गतिविधियां पूरे देश में बंद हैं कोरोना संकट के चलते, लेकिन कश्मीर पर जो जबरदस्त मार पड़ी है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। क्या आप ये बात मानेंगे? 40,000 करोड़ का आंकड़ा 50,000 भी लोग कह रहे हैं, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह रही है। अब जॉब्स की भी बात थी कि भाई रोजगार मिलेंगे, कश्मीरी युवाओं को बढ़ चढ़कर मौका मिलेगा। मेरे पास आंकड़े जो हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े हैं 18 फरवरी के। मैं कोरोना काल में रोजगार सृजन की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं खामखा की बातें नहीं करता कि उस वक्त क्यों नहीं हुए, हो ही नहीं सकते कोरोना काल में। लेकिन 18 फरवरी तक 84,000 वैकेंसी थी जम्मू कश्मीर में, 22,000 क्लास 4 एम्प्लॉइज, 54,000 नॉन गेजेटेड और 7,552 गेजेटेड लेवल पर। भर्ती ही नहीं हो रही है। 80,000 के पैकेज में भी मैंने 37 कहा, 42,000 करोड़ कह रहे हैं, 42% कह रहे हैं, मैंने 37% कहा। नरेंद्र तनेजा, उनकी बात को मैं मानते हुए कह रहा हूं, वो भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो कश्मीर में पहिया कैसे घूमेगा? संदीप, धन्यवाद। आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे 2-3 मिनट का समय मिले। बिल्कुल। कश्मीर में जम्मू कश्मीर में एक बहुत पुरानी एक कल्चरल रिवायत है कि अपने से बड़ों के साथ बहस नहीं की जाती है, और उसका ध्यान रखते हुए, उसका सम्मान करते हुए जो अभी कई सारी राजनीतिक बातें की गई हैं, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके डिबेट में आर्थिक पहलू पे चर्चा होनी चाहिए। और संदीप, मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि जो मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करूंगा वो इस कश्मीरोनॉमिक्स कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजर के नाते, जो नवंबर में दिल्ली में मैंने और कुछ साथियों ने मिलकर एक प्रकार से सिविल सोसाइटी की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया था, पूरे दिन भर की चर्चा की थी, उसमें से लगभग 80 डिफरेंट सजेशंस हमारे पास आई थी। और उस नाते मैं ये बताना चाहता हूं कि आज कई सारे जो मुद्दे आपके सामने रखे गए हैं, ये जम्मू कश्मीर की आर्थिक हकीकत को बयान नहीं करते हैं। नंबर 1, जम्मू कश्मीर हैज बीन ट्रेडिशनली द रेसिपिएंट of one of the highest amounts of central assistance.
जम्मू कश्मीर का बजट केंद्र की असिस्टेंस पे चला है। एक परेशान राज्य है, ट्रबल्ड स्टेट है, और कोई जात, धर्म या आर्थिक स्थिति से हटके जम्मू कश्मीर का समर्थन देश के हर नागरिक ने पिछले कई दशकों से किया है टैक्स पेयर मनी के द्वारा। दिल्ली जब श्रीनगर पैसा भेजता है तो दिल्ली कोई अपने जेब से नहीं भेजता है, वो देश के लोगों का पैसा है। बिल्कुल हमारा पैसा है। इसलिए जो सांसद साहब ने जो बात कही, मैं उनसे थोड़ा सा डिफर करता हूं कि जब वो सार्वजनिक मंच पे बात करें तो अपने मन में जो अभी भी बानिहाल टनल के इस पार और उस पार का भाव है उसको समाप्त करें, क्योंकि वो देश की संसद के सदस्य हैं। दूसरा विषय, आज की जो पैकेज है, मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और संदीप, मैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूं या मेरी कोई जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी है या कोई और इंटरेस्ट है, मैं एक सिविल सोसाइटी और उस माटी के जन्मे हुए सपूत के नाते ये बात कह रहा हूं। आप ये बात मानिए कि पिछले वर्ष 370 और 35 से जाने के बाद जो वहां प्रशासनिक तंत्र बना वो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रशासनिक तंत्र बना, और उसके कारण इंप्लीमेंटेशन में बहुत डिलेज हुई। व्यक्तियों पे मैं यहां टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर मैं मानता हूं कि मनोज सिन्हा जी द्वारा ये जो घोषणा हुई है, और एक अभी पैनलिस्ट ने यह जिक्र किया कि देश भर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ये किया गया है, इसके पीछे का अगर आप मतलब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पहली बारी इस पिछले वर्ष में अब एक प्रकार से प्रशासनिक ढांचे में एक डायरेक्शन और एक पॉलिटिकल लीडरशिप और ओनरशिप जो होती है उसकी अब ये शुरुआत है। पर सिद्धार्थ, 50,000 करोड़ का नुकसान हो, उसमें 1350 करोड़ दो लोग कह रहे हैं। मैं बस 2 मिनट लूंगा संदीप, मैं उसके बाद बाकी सब की बात सुनूंगा, इसलिए मैंने निवेदन किया मुझे 2 मिनट जरा आज एक्स्ट्रा दे दीजिए प्लीज। जो ब्यूरोक्रेटिक एक तंत्र वहां बना था, उस ब्यूरोक्रेटिक तंत्र के नाते आपको ध्यान में होगा कि जम्मू कश्मीर का इन्वेस्टर समिट भी नहीं आज तक हो पाया 1 वर्ष। ये क्यों हुआ? मैं सच्चाई रखना चाह रहा हूं दर्शकों के सामने। वो इसलिए हुआ कि जिस अनुभव और जिस क्षमता से एक जम्मू कश्मीर जैसे राज्य यूनियन टेरिटरी की लीडरशिप होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कमी थी। आपने जो 50,000 करोड़ 80,000 करोड़ की पैकेज, आज 1370-75 करोड़ की पैकेज, इन आंकड़ों से हटके देखिए कि पहली बारी अगर जमीनी स्तर पे हम देखें, इतने सारे स्टेप्स जो जम्मू कश्मीर में लिए जा रहे हैं, उनमें मैं मानता हूं कि शायद ये स्टेप्स की डायरेक्शनल जो एक प्रोग्रेस है, ये पिछले 10-15 वर्षों में ऐतिहासिक है। एक बारी 15 वर्ष पहले, अगर मेरी मेमोरी ठीक है, पीडीपी के शासन के दौरान वहां के बजट को और वहां के बैलेंस शीट को सुधारा गया था, उसके बाद लगातार गिरावट आई थी, आज उसकी फिर से शुरुआत हुई है। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे आपकी चर्चा में भी इधर उधर नगर बिगर सबकी बातें कर रहे हैं, परंतु कोर बात ये नहीं कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का युवा क्या चाहता है। और आज जम्मू कश्मीर का युवा देश के किसी और युवा से संदीप अलग नहीं है। इसीलिए तो मैंने रोजगार के देखिए आंकड़े दिए ना, मैंने रोजगार की बात आपसे पूछी थी। इरफान हफीज लोन, अगर सरकार, जो सिद्धार्थ जराबी कह रहे हैं, ट्रैक पर लाने की बात की जा रही है, पहले पैसा इधर उधर कहीं भी खराब किया जा रहा था, इस्तेमाल ढंग से नहीं हो रहा, किसी चीज को दुरुस्त करने में वक्त लगता है, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं? देखिए, आप मुझे थोड़ा समय देंगे। हाँ, सबको समय दे रहा हूं। इंटरजेक्शन जी जी जी। देखिए संदीप जी, आपको मालूम है 5 अगस्त के बाद, चाहे हमारा टूरिज्म हो, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री हो, हमारा बिजनेस हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, सबने बहुत नुकसान उठाया, और उसके बाद कोरोना से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और जो हम चाहते हैं यहाँ विकास हो, गुड गवर्नेंस हम चाहते हैं। अब बहुत पैकेज हमने देखे, और जो आज का पैकेज है ये तो एक छोटा सा पैकेज है, समथिंग नॉर्मल। लेकिन मैंने देखा कल आप निराश थे। आप कहते थे कि जय जवान जय किसान को भूल गए हैं, और कुछ अन्य मुद्दों पे चर्चा होती है जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं भी आपसे निराश हूं कि मेरे कश्मीर में, मेरे सोपोर टाउन में जहां मैं रह रहा हूं, इरफान अहमद डार एक युवा
एक युवा मारे गए वहां पर, और श्रीनगर में एक महिला वो मारी गई। और आपको मालूम है कि रजौरी में जो कुछ लोग जो मारे गए, जिसमें आर्मी का भी आपने पक्ष देखा। और जब ऐसा नौजवान जो सोपोर में मारा गया, पुलिस कस्टडी में, जो उसके घर वाले बोलते हैं, और आप आज यहाँ पर चर्चा हमें करने आए हैं कि आपको 1000 करोड़ मिला, आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं क्या? हमें आपसे, पूरे देश में आप जैसे पत्रकार को हम बहुत ही मान सम्मान से देखते, दिल से मैं ये कहता हूं सारे लोग, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पत्रकार है। आज आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि सोपोर में जो युवा मारा गया, उस पे जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, एफआईआर क्यों नहीं हुई, जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करे एग्जीक्यूटिव से। वहां के जो एसएसपी साहब है, मेरी उनसे गुजारिश है, मैंने सुना है वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन करते हैं, ईमानदार है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, हम पुलिस को दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन किसी ने भी अगर ऐसा किया है, एसएसपी साहब उनके खिलाफ एफआईआर करिए और उनको गिरफ्तार करिए। संदीप जी याद करिए, पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा आरटीआई नहीं है जम्मू कश्मीर में, वहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं है, वहां पर राइट टू एजुकेशन नहीं है, जबकि वो सारे कानून थे। और जस्टिस हसनैन मसूदी साहब उस एंटी करप्शन कोर्ट के जज भी रहे हैं, और इतना झूठ उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 370 को हटाने के लिए हमें यही कारण है कि वहां पर आरटीआई नहीं है, वहां भ्रष्टाचार विरोधी कानून नहीं है। इसी तरीके से आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जिस तरीके से आप जय जवान जय किसान उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। देखिए, मैं पूरा मौका देता हूं, आपने अपनी बात रखी। नरेंद्र तनेजा, मैं रिस्पांस चाहूंगा आपका। देखिए, कश्मीर अगर लॉकडाउन में रहेगा, परमानेंट लॉकडाउन, और मैं ये मानते हुए और ये जानते हुए, और आप भी जानते हैं हम लॉकडाउन पर, कोरोना संक्रमण पर कितनी चर्चा की है, कश्मीर अगर बंद रहेगा, कश्मीरी अगर घर में ही बंद होगा, तो वो कौन सी आजादी का सपना देखेगा, या रोजगार, या युवा अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज कैसे कर पाएगा? संदीप जी, आधे घंटे से ज्यादा हो गया, मैं सुन रहा हूं, थोड़ा इंटरप्ट मत करिएगा, सुनिएगा। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। कौन क्या, अगर वहां हालात जो हैं उनको काबू करना तो सरकार का काम है या नहीं है? और दूसरी बात यह है कि अगर जो है वहां पे जिस तरह का पाकिस्तान की दखलंदाजी, कोई अगर कहता है नहीं पाकिस्तान की कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई वहां पे वहाबियों जिहादियों का कोई है ही नहीं, वहां अस्तित्व ही नहीं है, अगर कोई ये कह रहा है तो वो सिचुएशन को नकार रहा है। अब प्रश्न ये है कि मेरे दो को पैनलिस्ट जो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, वो क्या जिक्र कर रहे हैं, अलग मुल्क था, उसके बाद ये था। आप संसद में बैठे हुए हैं, संविधान की शपथ ले चुके हैं, तो कम से कम जो संसद की बातें हैं और जो उसकी बातें, आप उठाइए ना इस मुद्दे को, कि वहां पे अगर कोई पॉइंटेड आपकी जो सरकार, जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया हुआ है, स्कीम आई हुई है, उसमें आपके कुछ सुझाव हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर काम धीरे हो रहा है, या आपके साथ उसको उठाइए, ये आपका काम है, जिम्मेदारी है, आप आवाम को वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। आकर के सब चीजों को, संसद में भी रहे, मेंबर भी रहे, उसके पर्क्स भी ले, और आप आकर के यहाँ ऐसे बात करें जिसे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो तो उचित नहीं होता। अच्छा, जो वहां के संदीप जी हालात हैं, हालात जिस तरीके के हैं, सरकार की पूरी कोशिश क्या है कि वहां पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी रिवाइव होनी चाहिए। ये अब इकोनॉमिक जो पैकेज लाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है साहब 1350 करोड़ रुपए मायने ना रखते हो, 80,000 करोड़ मायने ना रखते हो। मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि आज तक कभी पहले नहीं हुआ, पूरी बिजली के बिल माफ करे गए हैं। इतिहास है हिंदुस्तान में, तमाम पार्टियों ने करे, यहाँ तो अक्सर होता है बिजली के बिल माफ करे जाते हैं। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, आप दूर क्यों जाते हैं? तो ये इससे नहीं है। बात यह है कि वहां के लोग, ये दिखाता है कि सरकार कितनी सेंसिटिव है इस बात को लेकर के, कि वहां के जो अवाम है, अवाम वहां का जो है वो क्या चाहता है, अवाम रोजगार चाहता है, अवाम खुशहाली चाहता है, वो चाहता है उनके बच्चे पढ़ें, वो चाहता है वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, वो चाहता है आईपीएल वहां पे हो, वहां IIM बने, पर हो नहीं रहा है ना, बने, हो नहीं रहा है। यही मैं उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। संदीप जी, अगर जो है, अब बुरा मत मानिएगा, अगर आप 40 मिनट की डिबेट करेंगे और 35 मिनट ये आवाजें सुनाएंगे और मैं बोलूंगा तो मुझे आप गलत आंकड़ा करते हैं, कभी ध्यान से बैठ के डिबेट का टाइमिंग देखिएगा। संदीप जी सुन लीजिए, संदीप जी, बुरा मैंने क्या, बुरा नहीं मानता, आप जैसे बोलते हैं, आप बुरा मत मानिए, सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर 40 मिनट की बहस में 35 मिनट ये आवाजें होंगी, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और मेरे को बोलने की कोशिश हो तो चुप करा दिया जाएगा, फिर हिंदुस्तान कैसे सुनेगा? पैसा तो पूरा हिंदुस्तान देता है ना, आपका हर दर्शक पैसा दे रहा है, कश्मीर में लगा रहा है। ये किस लिए लगा रहा है? क्योंकि वो केयर करता है, उसे कश्मीर नहीं, सब नॉर्मल है क्या कश्मीर में? देखिए, नहीं, एक मिनट नरेंद्र तनेजा, मैं आज का कश्मीर में नॉर्मल है क्या?
कश्मीर में जैसे ही 370 हटाया गया, उसके बाद डोवल साहब गए, लोगों से मिले, बहुत से पत्रकार भी गए, डल झील की सैर करके आ गए और बता दिया सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल है क्या? नहीं संदीप जी, मुझे बताइए कि कौन सा यह वक्तव्य दिया गया कि वहां सब कुछ नॉर्मल है? देखिए बात सुनिए, कश्मीर के अंदर जो है 31 साल से 89 से तो पूरी वहां पे चुनौती चल रही है। जब से देश आजाद हुआ हम देख रहे हैं वहां पे तो चुनौती चल रही है। जिस दिन जो पाकिस्तान ने अपने लोगों को बेच करके कुल मिला के एक हिस्सा हमारा छीन लिया, तब से वहां चल रहा है, तब से नॉर्मल नहीं है। नहीं, मैं 2000 जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 2019 5 अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ ना। कुछ नॉर्मल सी आई कि वैसे के वैसे ही घर में बैठे हुए हैं लोग और कहा जाए कि जो बस आतंकवाद खत्म हो गया, घर में सब बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा तो आतंकवाद भी नहीं हो रहा। देखिए मैं ये कहूँ तो कड़वी बात कह रहा हूँ क्या संदीप? नहीं, कड़वी नहीं कह रहे, आप एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। आपका एक वो दर्शक जो कि राजनीति का राह नहीं जानता, वो भी ये इससे सहमत नहीं होगा, आपसे नहीं होगा कि इस तरह का प्रश्न। बात ये नहीं है कि नॉर्मल, वहां नॉर्मल स्थिति ये कहना, ये तो कोई बहस का विषय भी नहीं है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इसीलिए वहां पे हमारी फौज भी है और हमारा जो वहां पे कुछ लोग जो परेशानी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर का अवाम, आम आदमी वहां का, उसको जो चाहिए सरकार उसके लिए काम कर रही है। उसके लिए काम करिए। एक मिनट, हसनैन मसूदी साहब, यहां पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कश्मीर की आवाम जो चाहती है वही सरकार कर रही है। चलिए, एक बात तो पहले शुक्रिया करूंगा कि तनेजा जी ने कहा कि नहीं फारूक साहब, उमर साहब कोई भी विरोधी नहीं, सब कुछ नहीं, उन्होंने अच्छा बात वो की और आपने इनको, आपसे इनके से क्लेरिफिकेशन भी ली और अच्छा किया। मुझे कहिएगा, अभी 5 अगस्त 2020 को एक सालगिरह थी 5 अगस्त के फैसलों की, 5 अगस्त 2019 के फैसलों की। तो जनाब 48 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा सारे जम्मू कश्मीर। ये आपने भी देखा होगा, अखबार में भी आया और सरकारी तौर पर भी लगाया गया। जब ये इस मफरूजे पर या इस सपोजिशन पर जब ये बात करते हैं कि नहीं जी वहाँ का युवा ये चाहता, वहाँ का नागरिक ये चाहता, वहाँ का बुजुर्ग ये चाहता, वहाँ की महिला ये चाहती, ये कहाँ से ये लाते हैं सब बात? देखिए बात ये है कि सिर्फ डेवलपमेंट, आइसोलेशन में सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट तभी मुमकिन होगी जब पीस होगी, जब अमन होगा। फिर ये हमारे मुल्क का जो टूरिस्ट है वो वहाँ आके हफ्ता 2 हफ्ते गुजारेगा, जैसा कि होता रहता था। वो क्यों वहाँ का रुख करेगा, यहाँ का या विदेशी टूरिस्ट, जब वहाँ पर अमन की बात नहीं होगी। यही बेसिक चीज़ है कि डेवलपमेंट और पीस को आप इकट्ठे देखिए, आप आइसोलेटेड जो है आइसोलेशन में ना देखिए, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में इसको ना बांटिए। हमारा यही इसी पहले दिन से यही था कि हर एक चीज ठीक चल रही है, पटरी पर जा रही है, तो आप अनसेटल ना कीजिए। अब जनाब आपने बहुत अहम पॉइंट कहा है। मैं सर, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, 30 सेकंड में सुशील पंडित, पीस और डेवलपमेंट ये कदम ताल करते हैं, बिना शांति के विकास नहीं हो सकता। शांति है क्या कश्मीर में? 30 सेकंड में। मैं बिल्कुल सहमत हूं मसूदी साहब से। जहां पर पीस है डेवलपमेंट वहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पीस है लेकिन जम्मू में डेवलपमेंट की बात ही नहीं कोई करता। जहां पीस नहीं है वहीं आप फिरौती अदा कर रहे हैं, वहीं आप बार बार उस हिंसा को एक रिश्वत दे रहे हैं चुप्पी करने की, शांति बहाल करने की। ये तय कर लीजिए कि जहां पर पीस होगी डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट वहीं पर होगा, फिर देखिए घाटी में कैसे शांति आती है। बिल्कुल, तो उसी के लिए कदम उठाने चाहिए। 370 हटाया गया था कि शांति आएगी, नया सवेरा होगा, नई सुबह का आगाज होगा। अभी उसका इंतजार है, लेकिन सड़क तैयार, जमीन तैयार की जा रही है क्या? इसी पर हमने चर्चा की, अलग अलग पहलू आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।